विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के लिए आज अपना जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें दो प्रश्न आते हैं हिंदी नाटक और एकांकी से संबंधित। आज अपना जो अध्ययन बिंदु है वो है हिंदी नाटक उद्भव और विकास। सबसे पहले जो नाटक है, नाटक की शब्द की उत्पत्ति। तो नाटक शब्द की उत्पत्ति जो है वो नट धातु से हुई है। और ये जो विचार प्रतिपादित किया है वो संस्कृत के विद्वान है पाणिनि। उन्होंने बताया है कि नाटक शब्द की जो उत्पत्ति है वो नट धातु से हुई है। पाणिनि के बाद में अगर बात करें तो हिंदी में जो नाटक है वो संस्कृत नाटकों की देन है। दूसरा इसमें नाम आता है अपने भरत मुनि का, आचार्य भरत मुनि। इन्होंने नाटक को आधार बनाकर एक रचना लिखी थी जिसको नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस नाट्य शास्त्र रचना में आचार्य भरत मुनि ने नाटक से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, नाटक से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, उसके जो तत्व है, कौन से रस का प्रयोग नाटक में होना चाहिए, उससे संबंधित जो बातें हैं वो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताई है। तो यहाँ बात करते हैं कि हिंदी में जो नाटक है वो संस्कृत की देन है और संस्कृत में बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने नाटकों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसके बाद में अगर बात करें तो एक कालिदास का नाम आता है जो अपने भारत में नाटक के क्षेत्र का शेक्सपियर कहलाता है। ये भी संस्कृत भाषा के महान नाट्यकार थे, नाटककार थे। तो हिंदी नाटकों की देन संस्कृत की ही मानी जाती है। अब बात करते हैं कि अपने हिंदी में नाटक की कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, उससे संबंधित। उससे पहले एक बिंदु लेते हैं, जैसे अंग्रेजी में बात करें तो नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। अर्थात अंग्रेजी का जो ड्रामा शब्द है वो हिंदी के नाटक के पर्याय के रूप में माना जाता है। अब हिंदी नाटकों की बात करते हैं। हिंदी में असल में पहला नाटक कौन सा है, इसको लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। एक ही विचार के अनुसार ये बताया जाता है कि अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए थे, उनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर राय ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था नहुस। उसको हिंदी का पहला नाटक ही भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य विद्वानों ने माना है। लेकिन असल में इस नाटक की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है। कारण क्या है कि इसमें नाटक की जो मूल तत्व है, मौलिक तत्व है, उसका अभाव है। इसी कारण से नहुस को हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहीं मान सकते हैं। कुल मिलाकर अगर एक सर्वमान्य मत की अगर बात करें तो हिंदी में जो नाटक है वो देन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले हिंदी में जो नाटक लिखे गए हैं असल में वो गद्य में नहीं, एक पद्यात्मक नाटक है। क्योंकि गद्य की जो शुरुआत है वो आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानी जाती है और नाटक जो है वो एक गद्य की विधा है। इसी कारण से जो पद्यात्मक नाटक पहले, इनसे पहले जो लिखे गए, जैसे कुछ आदिकाल में भी नाटक मिलते, भक्ति काल में भी मिलते, कुछ नाटककार ऐसे हुए हैं जिन्होंने रीति काल में भी नाटक लिखे हैं। लेकिन काव्यात्मक जो नाटक है वो उतने लोकप्रिय नहीं हुए। नाटक विधा को हिंदी में लोकप्रिय की दिलाने में सबसे मुख्य जो योगदान है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जिन्होंने दो तरीके के नाटक लिखे हैं। एक मौलिक नाटक है इनके और एक अनुवादित नाटक है। अब इस पर बात करते हैं। इसके विकास यात्रा के बिंदुओं पर बताने से पहले नाटक के तत्वों से संबंधित बिंदु समझते हैं कि नाटक के कितने तत्व होते हैं। नाटक के प्रमुख तत्व, अब विद्वानों ने इसको लेकर भी अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन एक सर्वमान्य मत की अगर बात करें तो नाटक के जो है वो कुल मिलाकर 8 तत्व माने जाते हैं। 8 तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे लेंगे अपने कथानक या कथा वस्तु। दूसरा है इसमें पात्र
एवं चरित्र चित्रण। तीसरा बिंदु है इसमें संवाद एवं संवाद, या दूसरा इसको बोलते हैं कथोपकथन। चौथे बिंदु की बात करें तो इसमें है भाषा शैली। पांचवा बिंदु है देश काल और वातावरण। छठा बिंदु है उद्देश्य। सातवां बिंदु है संकलन त्रय। और आठवां है इसमें अभिनयता। अब नाटक के जो तत्व है जिनसे मिलकर नाटक बनता है, असल में उनकी चर्चा करते। सबसे पहला जैसे कथानक या कथा वस्तु, इसमें 3 भाग हम मानते हैं। पहला जैसे आदि, आदि का मतलब होता है नाटक का प्रारंभ, फिर मध्य और तीसरा इसमें अंत। इन तीनों बिंदुओं के अंतर्गत तालमेल और आदि से लेकर अंत तक उस नाटक में कौन सी कहानी बताई गई है, किस रूप में दिखाई गई है, कितने अंक है, कैसे कथा का समायोजन किया गया है, किस तरीके से कथा को उसमें एकता के सूत्र में तारतम्यता के रूप में जोड़ा गया है, ये सारी बातें कथानक या कथा वस्तु में आती है। कुल मिलाकर इसमें ये समझना है कि किसी भी नाटक की जो स्टोरी होती है, उसकी जो कहानी होती है, शुरू से लेकर अंत तक उसको कथानक या कथा वस्तु में शामिल किया जाता है। दूसरा बात करते पात्र एवं चरित्र चित्रण। देखिए नाटक में मूल रूप से मुख्य रूप से 2 तरीके के पात्र होते हैं, एक अच्छे किरदार के रूप में, एक बुरे किरदार के रूप में। पहले जैसे नाटक में नायक और नायिका, और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं इसमें खलनायक, और तीसरा इसमें बता सकते हैं अन्य पात्र, जो नायक नायिका का भी सहयोगकर्ता के रूप में होते हैं और खलनायक के भी सहयोगकर्ता के रूप में होते हैं। किसी भी नाटक में अच्छे रूप में जो पात्र दिखाए गए हैं, अगर वो पुरुष है तो नायक और अगर वो स्त्री है तो नायिका। बुरे पात्रों के रूप में जो दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, उनको खलनायक के नाम से, और अन्य उनके जो सहयोगकर्ता है उनको अन्य पात्रों में समाहित किया जाता है। अब चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो इसमें नाटक में जितने भी जो पात्र है वो उन्होंने कौन कौन सी भूमिका, कैसा किरदार निभाया है, जैसे नाटक की कहानी होती है उसी के अनुरूप पात्रों को अलग अलग रूपों में अपना किरदार इसमें निभाना पड़ता है। अब बात करते हैं संवाद एवं कथोपकथन की। तो नाटक में संवाद एवं कथोपकथन का अर्थ ये होता है कि जितने भी जो पात्र नाटक में लिए गए हैं, असल में वो पात्र एक दूसरे से किस तरीके से अपने विचारों का, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरा इसमें ये नहीं होता है कि नाटक का जो लेखक होता है वो अपने मुख से सारी बात कहे, वो स्वयं के मुख से सारी बात न कहकर नाटक के जो पात्र है उन पात्रों के माध्यम से विचार प्रकट करवाता है, जिससे संवाद योजना से, उसकी भाषा बोली से, उनकी वार्ता से हम समझ सकते हैं कि कौन से पात्र का क्या स्तर है, किस तरीके रूप में वो अपने सामने प्रस्तुत आ रहा है, और उसी रूप में उसके चरित्र का जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि नाटक एक ही ऐसी साहित्यिक विधा है जिसको पढ़ने के साथ साथ रंगमंच पर भी दिखाया जाता है। नाटक और एकांकी अन्य जो गद्य की विधाएं हैं उन सब से अलग होने का कारण यही है कि इसको पढ़ने के साथ रंगमंच पर दिखाया जाता है। और एक सफल नाटक की जो विशेषता है वो रंगमंच पर ही निर्भर करती है कि कौन से नाटक को हम सफल मानेंगे, कौन से नाटक को असफल मानेंगे, कौन से नाटक को अच्छा मानेंगे, कौन से नाटक को बुरा मानेंगे। ये सब बातें निर्भर करती है उसके रंगमंच पर, कि जिस नाटक को जितनी आसानी से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है वह नाटक उतना ही अच्छा, श्रेष्ठ, सफल माना जाता है। इसीलिए पात्र और चरित्र चित्रण, उनकी बातचीत का जो तरीका है वो नाटक में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पढ़ने वाले
सामग्री में तो हम उतना नहीं समझ पाते, लेकिन पढ़ने के साथ वही पात्र जब उन विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करेंगे और दर्शक रंगमंच पर उसको देखेंगे तो उसकी जो अभिव्यक्ति का जो तरीका है वो पढ़ने से बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए पात्रों का आपसी जो बातचीत का जो तरीका है वो नाटक की अच्छाई और बुराई को भी दिखाने वाला होता है। अब बात करते हैं भाषा शैली। देखिए, भाषा शैली पात्रों के स्तर के अनुसार बनाई जाती है। यदि कोई पात्र अच्छा पढ़ा लिखा है तो असल में उस पात्र की जो भाषा है उसमें सभ्य शब्दों का प्रयोग होगा, उसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग होगा। और यदि कोई पात्र कम पढ़ा लिखा है तो उसमें आम बोलचाल के जो शब्द है, ग्रामीण भाषा के जो शब्द है, उनका प्रयोग सबसे अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि ये भाषा शैली ऐसी है जो किसी भी नाटक को दर्शकों के और पाठकों के सामने लाने में उन पात्रों का पूरा जो रूप है, पूरा जो चित्रण है, वो भाषा शैली ही प्रकट करती है। हम उनके विचारों को पढ़कर, उनके विचारों को रंगमंच पर देखकर, सुनकर हम आसानी से पहचान जाते हैं कि असल में इस पात्र का, वास्तव में ये जो पात्र है ये कौन से किरदार में है, अच्छे रूप में है या बुरे रूप में है। ये सारी बातें भाषा शैली के अंतर्गत आती है। अब है देश, काल और वातावरण। इसमें यह है कि कोई भी जो नाटक लिखा गया है उस समय हमारे देश की शासन सत्ता की क्या स्थिति है, या हमारे देश की राजनीति की क्या स्थिति है, हमारे देश के समाज की क्या स्थिति है, प्रकृति की क्या स्थिति है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, लोगों की जीवन शैली कैसी है, इन सभी बातों का एक आंशिक रूप, एक आंशिक जो जानकारी हमें नाटक के माध्यम से प्राप्त होती है, उस तत्व को देश, काल और वातावरण के नाम से जाना जाता है, जो एक संकेत रूप में होता है। अगर प्रत्यक्ष में किसी वातावरण का इसमें वर्णन नहीं किया गया है तो भी उसका एक संकेत नाटक को पढ़ने पर या नाटक को रंगमंच पर देखने से हम आसानी से उस समय की परिस्थितियों को, उस समय की विशेषताओं को, लोगों के जीवन स्तर को आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य की। देखिए, कोई सी भी रचना हो, हर रचना का एक निश्चित उद्देश्य होता है। हम कहानी पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, एकांकी पढ़ेंगे, आत्मकथा पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे, रेखाचित्र पढ़ेंगे, गद्य की कोई सी भी विधा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक निर्धारित उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति वो पाठकों को करवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पाठक के साथ दर्शक भी है, क्योंकि आपको बताया ना कि रंगमंच पर इसका अभिनय भी किया जाता है नाटक का, तो नाटक में दोहरा रूप, दोहरे उद्देश्य जो है वो जानने और देखने को मिलता है। तो उस नाटक से हमें क्या शिक्षा मिल रही है वो बात अपने को जाननी होती है उद्देश्य पे, कि नाटक का क्या लक्ष्य है, क्या हमें दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ऐसा कौन सा संदेश है जो उस नाटक के माध्यम से अपने दर्शकों और पाठकों तक नाटक लिखने वाला या लेखक पहुंचा रहा है। अब है संकलन त्रय। त्रय का मतलब जैसे तीन होता है, तो इसमें जो तीन बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। एक तो स्थान, एक समय और एक कार्य, कि नाटक की कौन से स्थान पर, कौन से रूप में, कौन सी जगह दर्शाया जा रहा है, अभिनीत किया जा रहा है, कौन से समय में किया जा रहा है, और समय और स्थान के रूप में उसके कार्य का तालमेल अति आवश्यक है। अर्थात जैसे मान लो अपने देश में राजतंत्र था, तो उस समय अगर कोई भी नाटक अगर रंगमंच पर दिखाया जाता था तो उस समय का वर्णन भी हमें नाटक में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो कार्य के अनुरूप ही समय और स्थान के आपसी तालमेल को, नाटक को रंगमंच पर दिखाते समय जो नायक नायिका है, अन्य पात्र है, उन पात्रों के द्वारा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे समय के अनुसार, स्थान के अनुसार उनके कार्य में एक रूपता बनी रहे और कहीं भी उनमें बनावटीपन न हो। उसको देखने पर हमें ये लगे कि हम एक वास्तविक जीता जागता जो उदाहरण है वो नाटक के माध्यम से देख रहे हैं, जैसी घटनाएं आम हमारे जीवन में दैनिक रूप में घटित होती रहती है। ऐसा रूप नाटक में प्रस्तुत करने के लिए एक बिंदु उसके तत्वों में शामिल किया गया है, जिसको संकलन त्रय के नाम से जाना जाता है। अब इसका अंतिम बिंदु है अभिनेता या अभिनय।
इसका अर्थ ये है कि आपको पहले भी बताया कि नाटक को पढ़ने के साथ साथ उसका अभिनय किया जाता है, नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाता है, क्योंकि नाटक और रंगमंच का गहरा संबंध है। बिना रंगमंच के नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और बिना रंगमंच को ध्यान में रखकर अगर किसी लेखक ने, किसी नाटककार ने नाटक लिखा है तो असल में उसको एक असफल और एक अधूरा नाटक हम मान सकते हैं। एक संपूर्ण नाटक तभी होगा जब उसमें रंगमंच का, अभिनय का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें ये जो अभिनेता या अभिनय वाला बिंदु हमने देखा है, रंगमंच पर किसी पात्र को कौन सी भूमिका निभानी है, कौन सा किरदार निभाना है, इस सब की जानकारी भी जो नाटककार है वो अपनी रचना के माध्यम से अपने पाठकों को, और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि अपने दर्शकों को पहुंचाने में अगर परिपूर्ण होता है, सफल होता है, तो ऐसे नाटक को एक सफल और एक सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में हम जान सकते हैं। इन 8 तत्वों की एक रूपता, इन 8 तत्वों का सामंजस्य जिस नाटक में होता है उसी को हम एक सफल और अच्छा श्रेष्ठ नाटक मान सकते हैं। अब हम अपनी अगली कक्षा में जो बात करेंगे कि नाटक की शुरुआत अभी जैसे आपको बताया कि अपने हिंदी में भारतेंदु युग से हुई है, तो हम अपनी अगली कक्षा में नाटक की शुरुआत जैसे भारतेंदु युग से हुई, उसके बाद में दूसरा जो युग प्रमुख जो है वो प्रसाद युग माना जाता है, फिर प्रसादोत्तर युग मतलब प्रसाद के बाद का युग, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।